Hey everyone, in this video we are going to discuss about the advantages and the disadvantages of accounting. Accounting हमारे लिए completely new subject है, तो किसी भी subject को start करने से पहले हमें उसके advantages और disadvantages पता होने चाहिए. एक coin के two sides होते हैं, one is the head and the other one is tail. ऐसी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है. ये सेम रूल हमारी अकाउंटिंग के भी ऊपर एप्लीकेबल होता है. Accounting के भी we have advantages and we have disadvantages. In this particular video, we are going to discuss about the advantages first and the disadvantages later on. Let us start with the advantages of accounting. सबसे पहले disadvantage है हमारा records rather than memory. Theory बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं. Suppose एक business है और इस business के अंदर रोज़ 1000 से भी ऊपर की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. क्या ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल है कि वो इन 1000 ट्रांजैक्शंस को याद कर ले? नो, इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर फीजेबल एट ऑल टू रिमेंबर 1000 प्लस ट्रांजैक्शंस डेली. तो इन 1000 ट्रांजैक्शंस को अगर मैं कहीं पे लिख लूँ तो मेरे पास एक रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएगा. तो इन 1000 ट्रांजैक्शंस को मेरे को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू. तो अकाउंटिंग मेरी हेल्प करती है रिकॉर्ड्स को मेमोराइज करने की जगह रिकॉर्ड्स को सिंपली मेंटेन करने में. इन 1000 ट्रांजैक्शंस को याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और सपोज़ मेरे को एक पर्टिकुलर डे की ट्रांजैक्शंस चेक करनी है तो ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर डेट की ट्रांजैक्शंस को याद करके आपको बता दे. बट रिटर्न रिकॉर्ड के साथ ये पॉसिबल है. मेरे को जिस पर्टिकुलर डेट की ट्रांजैक्शन चाहिए मैं सिंपली उस डेट पे जाऊंगा और मेरे को उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिल जाएगा. It is not at all possible to do any business by just remembering the business transactions which have grown in size and complexity. Recording of transactions helps in to get necessary information when required. Second one we have is intra-period comparison. इंट्रा पीरियड कंपैरिजन का मतलब होता है सपोज दिस इज 2018 एंड दिस इज 2019. 2018 में इस बिजनेस को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और 2015 में 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ. एक सेम इसी बिजनेस का एक कॉम्पिटिटर ले लेते हैं. कॉम्पिटिटर क्या होता है, जो कि हमारी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हमसे कॉम्पीट कर रहा होता है. इसको 2018 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ और 2019 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ. मेरे को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या फ़ायदा हुआ कि मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि 2018 में मेरा प्रॉफिट कितना था और 2018 में मेरे कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट कितना था. इसको बोलते हैं इंट्रा पीरियड कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन ऑफ वन ईयर विद द अनदर. अब मैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी ये चेक कर सकता हूँ और मैं अपना खुद का भी कंपैरिजन कर सकता हूँ कि 2018 में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ और 2019 में कितना प्रॉफिट हुआ. इन 2018 और 2019 को देख के पता चल रहा है कि मैंने 50,000 का प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है. ये कैसे पॉसिबल हुआ कंपैरिजन, क्योंकि मेरे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे. अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ वन ईयर विद अनदर. Third advantage we have with aid in legal matters. Accounting records can be used as an evidence in the court of law. समझते हैं कैसे हमें बेनिफिट देता है अकाउंटिंग कोर्ट ऑफ लॉ में. एम्प्लॉयज़ को जैसे बोनस मिलता है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि 10% ऑफ प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं. यानी अगर हमारे बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को 10% का प्रॉफिट देना होगा. और ये मैंने जब एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दी थी तो ये रिटर्न अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि दैट आई विल हैव टू पे बोनस. अब किसी पर्टिकुलर ईयर में मैं उनको प्रॉफिट के बेसिस पे अगर बोनस दे पाया या नहीं दे पाया या फिर गलत बोनस दे पाया और मेरे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी क्योंकि उनको लगा दे हैव बीन चीटेड और वो जाके कोर्ट में चले गए और मेरे बिज़नेस के ख़िलाफ़ मेरे एम्प्लॉयज़ ने कोर्ट में केस डाल दिया.
तो अगर मेरे को अपने पॉइंट्स प्रूव करने हैं कि मैंने प्रॉफिट के बेसिस पे सही बोनस कैलकुलेट करके अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है, तो मेरे को रिटर्न रिकॉर्ड्स देने पड़ेंगे कोर्ट में, और कोर्ट में रिटर्न रिकॉर्ड्स मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही काम कर जाते हैं। तो एड इन लीगल मैटर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन बी यूज एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फोर्थ बेनिफिट वी हैव इज हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर्स। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं, डीटी और आईडीटी, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? मेरी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस के ऊपर। सपोज़ मेरे को किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया कि मैंने इस पर्टिकुलर ईयर में जो कंप्यूटेशन भेजी है, यानी जो टैक्स पे करा है वो गलत है, और मेरे को डिपार्टमेंट बुला लिया गया क्लैरिफिकेशंस के लिए। तो क्लैरिफिकेशन जब मैं देने जाऊंगा तो मैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट को कन्विंस कर पाऊंगा कि मैंने जो टैक्सेस पे करे हैं सही करे हैं। अगर मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना होते तो मैं डिपार्टमेंट को कभी कन्विंस ही नहीं कर पाऊंगा। Income tax and authorities could be convinced about the taxable income or sales with the help of written records. Disadvantages of accounting. First disadvantage we have is omission of qualitative characteristics. Qualitative characteristics का मतलब होता है जो कि वो characteristics जो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। जब मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी रिकॉर्डेड विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जो अकाउंटिंग कर रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंट। क्या मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से देख के ये पता चल सकता है कि ये मेरा अकाउंटेंट एकदम ट्रू है, यानी इसने जो अकाउंटिंग करी है वो एकदम सही करी है, इसने कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं किया है? ये मेरे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से देख के कभी नहीं पता चल सकता, क्योंकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करते हैं। बिजनेस के अंदर होती है मैनेजमेंट, यानी एम्प्लॉयज़ से ऊपर वाला जो लेवल होता है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मेरे मैनेजमेंट कितना ट्रुथफुल है, कितना इंटीग्रेट है, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ignores qualitative characteristics. The factors which may be relevant in assessing the worth of enterprise don't find place in the accounts as they cannot be measured in terms of money. The balance sheet does not reflect the value of certain factors like loyalty and skill of the personnel, which may be most valuable asset of an enterprise these days. आगे के डिसएडवांटेज समझने से पहले एक वर्ड हमारे पास बार बार आएगा जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट को आई कॉल एज शीट ऑफ बैलेंसेस। बैलेंस शीट जो बनती है वो साल के एंड पे बनती है, यानी ईयर एंड। सपोज मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2019 को मेरा ईयर एंड होता है। बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनती है। ये मेरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे एसेट्स होते हैं और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के? जो बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, कैश हो गया। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो बिजनेस को पे करनी होती है, जैसे कि क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है। सिंपल रखने के लिए सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। ये जो बैलेंस शीट बनती है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनती है, यानी 31 दिसंबर 2019 को मेरे क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना था, मेरे लैंड की वैल्यू कितनी थी और मेरे पास कैश कितना अवेलेबल था। तो बैलेंस शीट को देख के मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरी 31 दिसंबर 2019 को मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन क्या थी। इसलिए बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो नोन एज शीट ऑफ बैलेंसेस, यानी ये वो शीट है जिससे मेरे को अपने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का बैलेंस पता चल जाता है। सिंपल रखने के लिए सिर्फ इतना ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा एक फाइनल अकाउंट होता है जिसके ऊपर एक बहुत हेल्दी डिस्कशन ज़रूरी है समझने के लिए। वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी रेलेवेंट नहीं है, उसको हम लोग आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज वी हैव इज इट इज़ अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग।
अब मैंने आपको बताया कि ये जो बैलेंस शीट बनती है ये पॉइंट ऑफ डेट पे बनती है, तो क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि इस बैलेंस शीट के बेसिस पे मैं ये बता दूं कि 31 दिसंबर 2020 यानी कि पूरे एक साल बाद मेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन क्या होगी? इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डे पर बन रही है। मेरे लिए फोरकास्टिंग करना इम्पॉसिबल है सिर्फ बैलेंस शीट के बेसिस पर। Balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future date, while the users of accounts are interested in knowing the position of the business in near future. Users of account हमारा next topic है जिसको हम लोग next video के अंदर discuss करेंगे. It involves personal judgment. Personal judgment का क्या मतलब होता है कि हमारा accountant जो है उसके लिए अकाउंटिंग के लिए वेरियस मेथड्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन्वेंट्री का मतलब लेता हूँ, इन्वेंट्री होता मेरा स्टॉक यानी गुड्स. अब इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं. मैं इन्वेंट्री को कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ और मार्केट वैल्यू जिसको हम अकाउंटिंग में NRV यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं उस पर भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ. अभी अकाउंटेंट की शेयर जजमेंट है कि वो कॉस्ट पे मेजर करे, NRP पे मेजर करे या फिर कॉस्ट और NRV इन दोनों में से जो कम है उसको मेजर करे. ऐसे डेप्रीसिएशन एक हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है. डेप्रीसिएशन भी मेरे पास दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम लोग अकाउंटिंग में SLM बोलते हैं और रिटर्न डाउन वैल्यू यानी WDV मेथड है. अब ये भी अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट है कि वो डेप्रिसिएशन या फिर इन्वेंट्री का कौन सा मेथड यूज़ करना चाहता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए. तो सर्टेन अकाउंटिंग अजम्पशंस डिपेंड अपॉन द शेयर जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट. विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जैसे ये बैलेंस शीट दिखाई थी मैंने आपको, विंडो ड्रेसिंग को अलग से समझते हैं. जैसे बैलेंस शीट है, यहाँ पे मेरे एसेट्स हैं और यहाँ पे मेरी लाइबिलिटीज़ हैं. बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, यानी बैलेंस शीट मतलब कोई भी बैलेंस शीट देखे तो वो ये सोचे कि यार ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं अपने बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं उनके साथ अगर मैं चेंजेस कर दूं, यानी एसेट्स की पोजीशन को बढ़ा दूं, लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस को कम कर दूं, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. यानी अपनी बैलेंस शीट को इस तरीके से चेंज करना कि वो एक बहुत अच्छी पोजीशन बताए, उसको हम लोग अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं. विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंटिंग मीन्स एन एफर्ट मेड बाय द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर इट इज़ पब्लिकली रिलीज. इट इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स to show more favorable results of the business. It is done to mislead the investors. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग होता है. आज की वीडियो में इतना ही करते हैं. आई टेक अ लीव.